वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए टेस्ट नंबर 295 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। आज हो गई है 28 अप्रैल 2020। यूपीएससी सिविल सेवा का एग्ज़ाम 31 मई को होगा या फिर कुछ दिन आगे बढ़ेगा, इसकी जो जानकारी है पूरी 3 मई को ही पता चलेगी। यूपीएससी 3 मई को डिसीजन लेगी। तो अभी तक जो एग्ज़ाम की डेट है वो 31 मई ही है। तो सदुपयोग करते रहिए समय का, लॉकडाउन का, पढ़ते रहिए, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगा तब क्या होना चाहिए, 100 में से आपके कम से कम 50 प्लस चाहिए ना। 50 प्लस कैसे करेक्ट करोगे जीएस पेपर वन में जब अच्छे से रिवीजन किया होगा। तो कोई भी मनोरंजन नहीं करेगा, लिमिट में करना, पढ़ते भी रहना साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पिच ब्लैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिच ब्लैक 2020। देखिए यह दुनिया भर की सेनाओं का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। करेक्ट है, यहाँ पर पहला करेक्ट है। दुनिया भर की, विश्व भर की संयुक्त सेनाओं का युद्धाभ्यास है और ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। सारे देशों की सेनाएं जाकर वहाँ पर भाग लेती हैं और भारतीय वायुसेना ने इसमें कब भाग लिया था? पहली बार 2018 में। 2 वर्ष हो गए, यानी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी हो जाएगा इसका आंसर। तो कोविड-19 के कारण ऑस्ट्रेलिया में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है प्रश्न। अब देखिए, यह युद्धाभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक में 2018 में पहली बार भाग लिया था। देखिए अभ्यास जो है ये पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, मतलब 2 वर्षों में एक बार होता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1981 में। भगवान बसवेश्वर के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के कवि, दार्शनिक एवं लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत थे। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण नवीन अवधारणाएं दी, जिन्हें स्थावरा और जंगम कहा गया। स्थावरा का अर्थ गतिशील एवं जंगम का अर्थ स्थिर है। ये प्रश्न क्यों पूछा गया? हाल ही में इनकी जयंती थी। तो करेक्ट है पहला। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के कवि, दार्शनिक एवं लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे और उन्होंने 2 महत्वपूर्ण नवीन अवधारणाएं दी, जिन्हें स्थावरा और जंगम कहा गया। ये भी करेक्ट है। तीसरा वाला गलत है, पता है क्यों? क्योंकि स्थावरा का जो अर्थ है वो है स्थिर। स्थावरा का अर्थ स्थिर है और जंगम का अर्थ क्या है? गतिशील। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण नवीन अवधारणाएं दी, जिन्हें स्थावरा और जंगम कहा गया, जिसका अर्थ है क्रमशः स्थावरा का मतलब है स्थिर और जंगम का मतलब क्या है? गतिशील। दोनों अवधारणाएं उनकी क्रांतिकारी विचारधारा का मुख्य आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में चंद्रमा का पहला एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र, यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून किसने जारी किया है? ये यूएसजीसी ने, लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट ने, इन दोनों ने, या फिर इसरो ने? तो देखिए ये संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस और लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है मिलकर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो ने नहीं किया। तो 22 अप्रैल 2020 को संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस, नासा और लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट द्वारा चंद्रमा के पहले एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र को जारी किया गया है। यानी 3 लोग हो गए, एक तो संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, दूसरा है नासा और तीसरा है लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट। एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र भविष्य में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मानव मिशन के लिए एक खाका निर्मित करने का कार्य करेगा और चंद्रमा के भूविज्ञान में रुचि रखने वाले जितने भी शिक्षा हैं, जितने भी आम नागरिक हैं, उन सब के लिए अनुसंधान एवं विश्लेषण का एक स्रोत होगा।
अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वो विशेष रूप से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तरी ध्रुव से बहुत बड़ा है वो, और इसके स्थायी छाया क्षेत्रों में पानी की उपस्थिति की संभावना हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में प्रारंभिक और सौर मंडल का जीवाश्म रिकॉर्ड भी शामिल है। आने वाले दिनों में चंद्रमा संबंधित मिशनों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए चंद्रमा का यह डिजिटल मानचित्र अधिक सहायक होगा। और हाल ही में भारत ने चंद्रयान-2 भेजा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कुछ रिपोर्ट हैं इन पर विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त में से जो कौन सी रिपोर्ट ऐसी हैं जिनको अंकटाड के द्वारा जारी की जाती हैं। कौन कौन सी हैं इसमें जो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है? नीचे ऑप्शन दिए हैं, इनके अनुसार उत्तर दीजिए। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यानी क्रमशः देखा जाए इनको तो विश्व निवेश रिपोर्ट, न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट और वस्तु तथा विकास रिपोर्ट। ये सारी की सारी जो रिपोर्ट हैं पांचों की पांचों ये अंकटाड के द्वारा जारी की जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बात की जाए अंकटाड की तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, यानी व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो क्यों है चर्चा में? देखिए 24 अप्रैल 2020 को व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वार्षिक व्यापार एवं विकास रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट क्या कहती है? अधिकतर विकासशील देश जो कई वर्षों से निरंतर ऋण के बोझ से जूझ रहे थे, वे देश कोविड-19 के कारण बढ़ती स्वास्थ्य एवं आर्थिक ज़रूरतों के साथ ऋण जाल में फंस गए हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण वित्तीय उथल-पुथल ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं एवं विकासशील देशों में तीव्र मुद्रा अवमूल्यन के कारण पूंजी के बहिर्वाह को गति प्रदान की है, जिससे उनके द्वारा लिए गए ऋण जो हैं वो अधिक प्रभावी हुए हैं। अब देखिए व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा प्रकाशित कुछ अन्य रिपोर्ट देख लीजिए। इन्हीं से यह प्रश्न बनाया गया था। विश्व निवेश रिपोर्ट, न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, वस्तु एवं विकास रिपोर्ट। इस तरह का प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में हर बार पूछा गया है पिछले 4-5 वर्षों में कि ये जो रिपोर्ट है कौन निकालती है। तो कोई भी रिपोर्ट इनमें से उठा कर दे देगा, तो याद रखिएगा अंकटाड। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसर्च सेंटर इमरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए रिसर्च सेंटर इमरत हैदराबाद में स्थित एक डीआरडीओ प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 1988 में की थी। रिसर्च सेंटर इमरत करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी हो जाएगा इसका आंसर। तो रिसर्च सेंटर इमरत हैदराबाद में स्थित एक डीआरडीओ की प्रयोगशाला, इसकी स्थापना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1988 में की थी। यह जो प्रयोगशाला है वो मिसाइल सिस्टम और गाइडेंड हथियार और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उन्नत एवियोनिक्स के अनुसंधान एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए तो ज़रा। यह असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित होने वाला पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष 21 से 25 जून के मध्य, जब सूर्य मिथुन राशि में होता है, किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मेले के दौरान 3 दिन के लिए देवी के रजस्वला मतलब मेंस्ट्रुएशन होने के कारण कामाख्या मंदिर के कपाट स्वयं बंद हो जाते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो है नहीं है क्योंकि ये तो नागालैंड का है। चैती मेला लगता है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। इन दोनों में से एक आंसर होगा। तोखू इमोंग उत्सव भी मणिपुर नागालैंड का है, तो ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर है अम्बुबाची मेला, समाचारों की सुर्खियों में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अम्बुबाची मेला यह असम राज्य के गुवाहाटी शहर में आयोजित होने वाला पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। अम्बुबाची मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष 21 से 25 जून के मध्य, मतलब अगर असम की बात करें तो असम के आहार महीने में, जब सूर्य जो है मिथुन राशि में होता है, किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मेले के दौरान 3 दिन के लिए देवी के रजस्वला होने के कारण कामाख्या मंदिर
के कपाट स्वयं बंद हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक ग्राम स्वराज पोर्टल के संदर्भ में कौन सा सही है? यह पोर्टल भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की एक नई पहल है। यह सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने एवं क्रियान्वयन के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करता है। सभी को करेगा या भारत के आधे राज्य की ग्राम पंचायतों को करेगा? देखिए सभी को करेगा, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो सी हो जाना चाहिए इसका आंसर। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की है हाल ही में। यह पोर्टल भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की एक नई पहल है, नई पहल जो सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने एवं उनका क्रियान्वयन करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करने के साथ साथ रियल टाइम निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। हाल ही में था ये समाचारों की सुर्खियों में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अग्रसर होते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के संदर्भ में कौन सा सही है? प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का आयोजन का उद्देश्य क्या है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिज़ाइन के महत्व के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना। वर्ष 2020 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। क्या थीम है 2020 के लिए? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की। तो पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिज़ाइन के महत्व के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना। वर्ष 2020 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या है? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इस दिवस की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा कब की गई थी? वर्ष 2000 में की गई थी। यह संगठन 193 देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्वयं वित्त पोषित एजेंसी है। इसका उद्देश्य एक संतुलित एवं प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास हेतु नेतृत्व करना है, जो सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओजोन परत छिद्र के संदर्भ में कौन सा सही है? ये हाल ही में न्यूज़ में था। देखिए हाल ही में ओजोन परत पर बना सबसे बड़ा छिद्र बंद हो गया है, और यह ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र था जो उत्तरी ध्रुव पर कम तापमान के परिणाम स्वरूप बना था। उत्तरी ध्रुव पर बना था, दक्षिणी ध्रुव पर बना था। ओजोन हल्के नीले रंग की एक तीव्र गंध वाली विषैली गैस है क्या? बिल्कुल, देखिए ओजोन हल्के नीले रंग वाली तीव्र गंध वाली एक विषैली गैस है, और हाल ही में ओजोन परत पर बना सबसे बड़ा छिद्र बंद हो गया है। यह ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र था जो उत्तरी ध्रुव पर कम तापमान के परिणाम स्वरूप बना था। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हाल ही में यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने पुष्टि की है कि पृथ्वी के बाहरी वातावरण की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ओजोन परत पर बना सबसे बड़ा छिद्र बंद हो गया है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? आर्कटिक के ऊपर बना 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छिद्र बंद हो गया है। यह ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र था। अनुमान के अनुसार यह छिद्र उत्तरी ध्रुव पर कम तापमान के परिणाम स्वरूप बना था, और इसकी खोज वैज्ञानिकों द्वारा इसी वर्ष मार्च माह में की गई थी। अब बात करें ओजोन की, तो देखिए ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। ओजोन गैस समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत का बहुत महत्व है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है
और पराबैंगनी विकिरण मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। हालांकि पृथ्वी पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण इस कवच की मजबूती लगातार कम होती जा रही है। यदि यह परत समाप्त हो जाती है तो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिला खनिज फाउंडेशन डीएमएफ के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, डीएमएफ यानी जिला खनिज फाउंडेशन एक गैर लाभकारी स्वायत्त ट्रस्ट है जो खनन संबंधी संचालन से प्रभावित प्रत्येक जिले के समुदाय के हितों की रक्षा करता है। डीएमएफ यानी जिला खनिज फाउंडेशन खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना, 2 होगा ना, 3 तो है ही नहीं। त्रुटि के लिए सॉरी है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, यहाँ से चलते हैं। तो देखिए, जिला खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में यह एक लाभकारी ट्रस्ट है जो खनन संबंधी संचालन से प्रभावित प्रत्येक जिले के समुदाय के हितों की रक्षा करता है। और डीएमएफ खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत मान्यता प्राप्त है। अब आए ना ऑप्शन सही, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो देखिए, जिला खनिज फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डीएमएफ एक गैर लाभकारी स्वायत्त ट्रस्ट है जो खनन संबंधी संचालन से प्रभावित प्रत्येक जिले के समुदायों के हितों की रक्षा करता है और उन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। जिला खनिज फाउंडेशन खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957, जिसमें वर्ष 2015 में संशोधन किया गया था, के तहत मान्यता प्राप्त है। देखिए, किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें, अच्छे से उसका रिवीजन करें। कोई ना कोई सवाल उससे एग्ज़ाम में ज़रूर टकराएगा, और प्रारंभिक परीक्षा में नहीं टकराया ना, तो ये जितनी एक्सप्लेनेशन है ये आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए काम देंगी। तो धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 की परीक्षा में अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्म भर देना। टेस्ट सीरीज़ उसकी कंटिन्यू है कल से। धन्यवाद।